नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। स्टूडेंट्स, आज तक हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में मूल अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 मूल अधिकारों पर चर्चा की है। 7वां एक जो मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था वो ख़त्म कर दिया गया था, उसको सिर्फ अब एक विधिक अधिकार वो रह गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों से इसको हटा दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। सभी मूल अधिकारों को जानने समझने के पश्चात एक जो बात आती है वो ये है कि कुछ परिस्थितियों में या कहें कि कुछ विद्वानों के द्वारा या कुछ तर्क के आधार पर मूल अधिकारों की आलोचना भी की जाती है। तो यहाँ आज हम जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार हैं उनकी व्यापक और मिश्रित आलोचनाएं हुई हैं। उन आलोचकों के क्या तर्क हैं इस संदर्भ में, या वो आलोचनाओं के क्या संदर्भ हैं, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। आलोचना में देखो, सबसे पहला जो पॉइंट अपन लेते हैं या जो दिया जाता है, जो तर्क दिया जाता है, वो ये है कि मूल अधिकारों पर व्यापक सीमाएं लगाई गई हैं। ये असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों, गुणों एवं व्याख्याओं के विषय हैं। इस तरह आलोचकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। मतलब अगर हम आर्टिकल 21 और 20 को छोड़ दें, जो केवल आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किए जा सकते, इसके अलावा समस्त मूल अधिकार आपातकाल के दौरान भी और देश की सुरक्षा, सार्वजनिक कल्याण के हित में भी किसी न किसी प्रकार से उन पर सीमाएं लगाई गई हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और आपातकाल के दौरान तो उन्हें स्थगित भी कर दिया जाता है या किया जा सकता है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है तथा करोड़ों निर्दोष लोगों के अधिकारों को भी समाप्त करती है। तो आलोचक ऐसा मानते हैं कि मूल अधिकार वो मौलिक अधिकार होने चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं होने चाहिए। लेकिन भारत में या हमारे देश में मूल अधिकारों पर व्यापक सीमाएं हैं और आपातकाल के दौरान भी इन्हें स्थगित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें, आलोचना का बिंदु देखें, तो ये है कि इस मूल अधिकारों में कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार हमें प्रदान नहीं किए गए हैं। भाई, ये सूची बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, काम का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार है, ये वैसे अधिकार हैं ये जो हमारे भारतीय संविधान में प्रदत्त नहीं किए गए हैं। ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि और समाजवादी संविधानों जैसे रूस एवं चीन में भी ऐसे अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन इसमें ले सकते हैं, तर्क ले सकते हैं, वो है कि मूल अधिकारों में स्पष्टता का अभाव है। कहीं ना कहीं ये कहें कि भाषा जो है वो इस प्रकार की है कि वो वकीलों के द्वारा अपनी दलीलों के अनुसार उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उसको घुमाया जा सकता है, उसमें कन्फ्यूज़न पैदा किया जा सकता है, या कहें कि कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। इनकी व्याख्या बहुत अस्पष्ट है, अनिश्चित एवं धुंधली है। कई अभिव्यक्तियाँ एवं शब्द जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि की बहुत अच्छी से कोई व्याख्या नहीं की गई है। इनको समझने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह एक आम आदमी की समझ से काफ़ी जटिल पड़ती है, या आम आदमी की समझ में वो भाषा नहीं आती। इसलिए ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि संविधान को वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया संविधान कहते हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। अर्थात जो भाषा, इतनी क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल यहाँ किया गया है और अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो आम नागरिकों के बस की बात नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसमें स्थायित्व का अभाव है। मूल अधिकारों के संदर्भ में स्थायित्व का अभाव है। ये अनुलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है। जैसे कि संसद इनमें
कटौती कर सकती है या समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए संपत्ति के अधिकार को हम लेते हैं कि 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये संसद में बहुमत वाले राजनीतिज्ञों का एक हथियार है। न्याय क्षेत्र द्वारा बनाया गया मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसमें मूल अधिकारों में कटौती या उनको समाप्त करने की संसद में अधिकार सीमाएं निहित हैं। तो अर्थात अपन ये कहें कि एक बार, हालांकि बाद में जो केशवानंद भारती जो विवाद वो जो हुआ है, उसमें यह है कि मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद को कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं कि वो, जैसे संपत्ति के अधिकार का अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। नेक्स्ट, इसकी आलोचना में कहा जाता है कि एक बहुत महंगा उपचार है। भाई, न्यायपालिका को इन अधिकारों की सुरक्षा एवं विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है ना। अर्थात कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है। इसलिए आलोचक इसे भारतीय समाज में अधिकतर सुविधा मूलतः धनाढ्य लोगों के लिए ही मानते हैं। भाई, किसी भी गरीब के व्यक्ति का अगर अधिकारों का हनन होता है, वो न्यायालय में जाता है, तो न्यायिक प्रक्रिया एक तो इतनी लंबी, इतनी जटिल और दूसरी इतनी महंगी होती है कि आम व्यक्ति के अगर, और वास्तव में रियलिटी को अगर देखा जाए तो आम व्यक्ति को, जिसमें थोड़ी भी जागरूकता का अभाव है, थोड़ी भी शिक्षा का अभाव है या पैसे का अभाव है, उस व्यक्ति के प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मूल अधिकार का हनन हम होते हुए देख सकते हैं। तो महंगा जो उपचार है, महंगी जो न्यायिक व्यवस्था है या न्यायिक प्रणाली है, जटिल जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको देखते हुए मूल अधिकारों की आलोचना की जा सकती है। तीसरा जो नेक्स्ट जो इसके हम टॉपिक लेते हैं, या नेक्स्ट जो इसमें आलोचना लेते हैं, वो है निवारक निरोध के संदर्भ में। आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध उपबंध जो अनुच्छेद 22 में है, मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारता है। यह इस आलोचना को न्यायोचित ठहराता है कि भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज़्यादा व्यवस्था करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। और इसी प्रकार आलोचकों के अनुसार, कुछ आलोचकों ने यह भी कहा है कि मूल अधिकारों का पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि मूल अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया है। आलोचक कहते हैं कि ये उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में भाग 3 जहां मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है, जो व्यक्ति के जीवन के लिए, डिग्निटी के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, विकास के लिए ज़रूरी है, वो समस्त व्यवस्थाएं जहाँ की गई हैं, वहीं एक तरफ से ये अपन ये कहते हैं कि वो सारी व्यवस्थाएं या वो सारे अधिकार जो हैं, उनको हम एकदम बिल्कुल अनुल्लंघनीय नहीं कह सकते कि उनका उल्लंघन नहीं किया जाता, उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अपन ये कहें कि उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी इतनी सारी आलोचनाओं के बाद, देखो सबका अपना दर्शन होता है, सबके अपने विचार होते हैं, है ना। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ उसमें कमियां भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मूल अधिकार जो है वो किसी भी काम के नहीं है या उनका कोई महत्व नहीं है। इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद भी इस मामलों मूल अधिकारों के बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं या हमारे जीवन के लिए हैं। देखिए, मूल अधिकारों के बिना देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी भी देश में, या अपन कहें भारत में, लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर स्थापना है तो उसमें मूल अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरा इसका महत्व हम ये ले सकते हैं कि ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। अर्थात व्यक्ति को वो सुविधाएं प्रदान करते हैं, वो आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक और नैतिक विकास कर सके। तीसरा ये है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं। इसी प्रकार ये देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं, जिसमें कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो निम्न कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, चाहे 4th क्लास हो, विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों
को समानता दी गई है, और या फिर विधि का समान संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। तो विधि के दृष्टि में सभी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी उच्च वर्ग का है, चाहे वो निम्न वर्ग का है, चाहे वो धनाढ्य है, चाहे वो गरीब है, विधि की नज़र में, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। इसलिए विधि के शासन की स्थापना भी मूल अधिकारों में की गई है। ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की भी रक्षा करते हैं, है ना। कुछ विशेष रियायतें, कुछ विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग को या उनकी भाषा और संस्कृति का अधिकार जो दिया गया है, तो ये सारी सुविधाएं अल्पसंख्यक और गरीब जो तबका है, कमज़ोर जो वर्ग है, उनको भी संरक्षण और सुविधा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं मूल अधिकार। ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा, समान नहीं होगा, समतामूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, तब तक हम सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते या लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात नहीं कर सकते। तो मूल अधिकार सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की आधारशिला रखते हैं। ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। अर्थात जैसा हमने कहा ना कि जीवन का जो अधिकार है 21 में, तो जीवन के अधिकार में है विद डिग्निटी, सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार, जिसमें बहुत सारे अधिकार हमने पढ़े थे, जिसमें शुद्ध वायु का, हवा का भी अधिकार है, उसको इलाज का भी अधिकार है, जेलों में जो कैदी हैं उनके अपने अलग अधिकार हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकार उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये सारे अधिकार जो है वो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में बिना अधिकारों के ये सारी चीज़, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मूल अधिकारों की चाहे हम आलोचना करें, चाहे कमियां हो सकती हैं, है ना, जो देश की सुरक्षा और सम्मान और अखंडता को बनाए रखने के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस तरह की रखी गई हों, लेकिन इससे मूल अधिकारों का जो महत्व है वो कम नहीं होता। इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।